मार्केट विज़र्ड के अगले ट्रेडर हैं माइकल स्टिनहार्ट। माइकल की स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी, जब उनके पापा ने उन्हें एक स्टॉक के 200 शेयर्स गिफ्ट किए थे। जब उनके दोस्त गली क्रिकेट खेल रहे थे, तब वो अपने पापा के साथ लोकल ब्रोकर ऑफिस जाते थे, ये देखने कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। और आज माइकल की नेटवर्थ है $1 बिलियन, जो कि है लगभग 75,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। चलिए देखते हैं उनके इस मुकाम पर पहुंचने तक का सफ़र कैसा रहा। माइकल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और 1960 में उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे जॉब की और कुछ ही सालों के बाद वो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट बन गए। 1967 में उन्होंने 2 पार्टनर के साथ मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली और उनके फर्म का रिटर्न S&P 500 के रिटर्न को बीट करने लगा। 21 सालों तक उनके फर्म ने 30% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है। अगर किसी ने 1967 में उनके फर्म में $1,000 इन्वेस्ट किए होते तो 1988 में उसके पास होते $93,000। इसके कंपैरिजन में किसी ने वो $1,000 S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो 1988 में उनके पास होते सिर्फ $6,400। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहे हैं, उन्हें लॉस भी हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने लॉस को सिर्फ 2% तक ही लिमिट किया है। उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न कैसे जनरेट किया, इसका जवाब मिलेगा आपको उनके ट्रेडिंग माइंडसेट में। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर दोनों ही हैं। वो स्टॉक को शॉर्ट्स भी आसानी से कर लेते हैं और बाय भी। इसके अलावा जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वो कभी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। वो अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी को वेरिएंट परसेप्शन कहते हैं, जिसका मतलब है जो जनरल लोगों की परसेप्शन है उससे अलग भी होना, जिसे हम कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइकल ने जेंटेक कंपनी का स्टॉक शॉर्ट किया क्योंकि उस कंपनी का एक ही ड्रग बहुत बिक रहा था और उसकी कॉस्ट कम थी। माइकल का परसेप्शन के हिसाब से वो एक साल में $10 के नीचे आ जाएगा, जो कि तब $65 था। सब लोग उस स्टॉक को लेकर बुलिश थे क्योंकि ड्रग बहुत पॉपुलर था, इसलिए स्टार्टिंग में माइकल को बहुत सारा लॉस भी दिखाई दे रहा था। लेकिन माइकल ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट नहीं की क्योंकि उन्हें अपने एनालिसिस पर भरोसा था और अपने जो परसेप्शन व्यू है उस पर भी यकीन था और धीरे धीरे स्टॉक $15 तक आ गया। माइकल तब तक कोई पोजीशन एग्जिट नहीं करते जब तक उनका व्यू चेंज ना हो जाए। अपने परसेप्शन वेरिएंट व्यू की वजह से वो सक्सेसफुल बने। कभी कभी जब पोजीशन उनके अगेंस्ट जाती थी तब वो कुछ बाइंग भी कर लेते थे हेजिंग करने के लिए, बट उनकी मेजर पोजीशन शॉर्ट की रहती थी और वो तब तक बनी रहती थी जब तक कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। माइकल कहते हैं कि मैं ब्रेकआउट्स नहीं देखता, मैं चार्ट्स नहीं देखता और मैं बाइंग के मेरे कोई रूल्स भी नहीं है। माइकल स्टॉक को बहुत करीब से स्टडी करते हैं, उसके प्राइस को, उसके प्राइस पैटर्न को, और वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो किसी भी स्टॉक में तब तक पोजीशन चेंज नहीं करते जब तक वो रीज़न ना चला जाए जिसके कारण उन्होंने बुलिश व्यू या फिर बियरिश व्यू रखा था। वो बिलीव करते हैं कि मार्केट में हमेशा एक पजल होता है जिसे एक ट्रेडर को समय से पहले सॉल्व करना होता है। जैसे जब रिसेशन आने वाला होता है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, जिसके कारण इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है। तो आप इन सारी कड़ियों को पहले ही जोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर वो पजल अपने आप सॉल्व हो गया तब बहुत देर हो जाती है। माइकल कहते हैं कि एक अच्छी ट्रेडिंग की 2 चीज़ें होती हैं। पहली कि आपको अपने ट्रेड में कितना कन्विक्शन है और दूसरी कि आप कितनी जल्दी अपनी गलती को मान लेते हैं। आपको कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच में बैलेंस बना कर रखना होता है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। हमारे अगले ट्रेडर हैं मार्टी सेकवार्ट्स। मार्टी एक ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेडिंग रूटीन को पूरी श्रद्धा से फॉलो करते हैं। वो रोज अपना एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले मार्टी 10 सालों तक पैसा गंवा रहे थे। शुरुआती सालों में वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब कर रहे थे और तब वो मार्केट में लॉसेस खा रहे थे। फिर उन्होंने अपने ट्रेडिंग मेथड को चेंज किया। मार्टी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हैं और वो अपने घर से ही ट्रेड करते हैं। उनके पास कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। वो ट्रेडिंग की दुनिया में फेमस हुए जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ट्रेडिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करके 4 मंथ के ट्रेडिंग कंपटीशन में सब कंटेस्टेंट से ज़्यादा पैसा कमाया, इसलिए उन्हें चैंपियन ट्रेडर के नाम से भी जाना जाता है। मार्टी बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे और 8 साल की उम्र में वो बर्फ़ हटाने से पैसे कमाते थे। तब से लेकर आज तक वो रोज़ 12 घंटे काम करते हैं। वो अपना एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, चार्ट बनाते हैं। वो हर कोशिश करते हैं जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहे और उनके कॉम्पिटिटर हैं बाकी ट्रेडर्स। अपने स्कूल टाइम से ही उन्हें हेल्थिंग कॉम्पिटिशन की इंपॉर्टेंस का पता चल गया था।
और स्कूल के दौरान उन्होंने सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लिया था। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और एक ट्रेडर को न्यू मेथड्स और ट्रेडिंग सिस्टम सीखते रहना पड़ता है ताकि वो मार्केट में हमेशा बने रहे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होना चाहिए। कॉलेज के बाद मार्टी मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने सीखा कि प्रेशर को कैसे झेलते हैं और हाई प्रेशर में भी शांत होकर काम कैसे किया जाए, जो कि बाद में उनकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। मरीन कॉर्प्स से लौटने के बाद उन्होंने MBA किया और क्यून लैब नाम की कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब करने लगे। 2 साल काम करने के बाद अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने जॉब चेंज की और वो एक XYZ कंपनी में चले गए। मार्टी की एक्सपर्टीज रिटेल और हेल्थ सेक्टर में थी। उस टाइम पर वॉल स्ट्रीट में कोई भी बियरिश रिपोर्ट नहीं लिखता था और सबको यही बोला जाता था कि बुलिश रिपोर्ट लिखा जाए ताकि सबको ये बताया जाए कि मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर एक बियरिश रिपोर्ट लिखी जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उस बुरे एक्सपीरियंस के बाद वो अकेले काम करने लगे। उनका अब कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता था। तब वो रिपोर्ट बनाते थे पर उनका मन नहीं करता था। तब उन्होंने पाया कि मार्केट का टॉप बन रहा है, जिसका मतलब था मार्केट गिरने वाली थी। तब उन्हें टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट आने लगा। मार्टी को बुलिश रिपोर्ट लिखने को ही कहा गया, पर मार्टी सच को कैसे नजरअंदाज करते कि मार्केट गिर रही थी। जब मार्केट गिरी तो उनकी जॉब तो चली गई। मार्टी कहते हैं कि उन 4 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके पास तब $20,000 थे और उन्हें एक ट्रेडर मिला जो कंप्यूटर की मदद से ट्रेड करता था। उसके सिस्टम में बहुत सारे मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन यूज किया था। मार्टी ने अपने कुछ पैसा उसे दिया ट्रेड करने के लिए, जो कि ज्यादातर उसने गवा दिया। उसके बाद उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने एक दूसरी जॉब ढूंढ ली। वहां उनकी मुलाकात हुई बॉब ज़ेलनर से, जो कि एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे। वो अकेले ही पूरी फर्म के लिए पैसा जमा करते थे, वो भी स्टॉक्स को शॉर्ट करके। मार्टी ने वहां भी सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब की। फिर कुछ सालों बाद वो जॉब भी छोड़ दी। जब 1978 में उनकी शादी हुई और उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई और उनकी वाइफ उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती थी ताकि वो और मेहनत कर सके, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब सक्सेसफुल बनेंगे। वो ऑफिस में अकेले रिपोर्ट लिखते थे ताकि उन्हें जब भी टाइम मिले तो वो मार्केट को देख सकें और स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें। वो बॉब ज़ेलनर से अक्सर हेल्प लिया करते थे कि स्टॉक को कैसे एनालिसिस करें। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मार्टी एक फंडामेंटल एनालिस्ट से टेक्निकल एनालिस्ट बन गए। वो कहते हैं कि 9 सालों तक मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था, बट मैं अमीर बना हूं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के कारण। उनके सक्सेसफुल ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं जो हमें भी फॉलो करने चाहिए। पहला रूल है, किसी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले वो हमेशा चार्ट्स को देखते हैं। ये चेक करते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा पॉइंट है, क्या मार्केट और स्टॉक्स में कोई डाइवर्जेंस बन रही है। डाइवर्जेंस वो होता है जब स्टॉक्स ऊपर जाता है और मार्केट नीचे जाती है, या फिर मार्केट ऊपर जा रही होती है और स्टॉक्स नीचे जा रहा होता है, तब एक डाइवर्जेंस बन जाती है और डाइवर्जेंस ज्यादातर फिल होता है। तीसरा रूल है, लगातार कुछ दिन प्रॉफिटेबल होने के बाद थोड़ा रेस्ट लें। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। चौथा रूल है, वो अपना एंट्री पॉइंट प्लान करते हैं कि किस पॉइंट पर वो एंट्री लेंगे। पांचवा रूल है, कभी भी स्टॉक के बॉटम को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्टी जानते हैं कि कभी भी आप बॉटम और टॉप को पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो कभी ऐसे कोशिश नहीं करते कि मैं प्रिसाइजली बॉटम पकड़ूं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में एंट्री लेते हैं। छठा रूल है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको कितना लॉस हो सकता है। ये रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लॉस कर देंगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सातवां रूल है, आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए, सही होने की नहीं। आप हमेशा सही तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रेडर की अगर एक्यूरेसी 51 भी है, लेकिन वो अगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करता है तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी, जब भी आप गलत हो, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो चुपचाप आपको एग्जिट कर देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी या मार्केट जो है वापस रिकवर करेगी। मार्टी कहते हैं कि एक ट्रेडर को इसलिए लॉस होता है क्योंकि वो अपनी गलती नहीं मानता। जब उसे लॉस होता है तो वो सोचता है कि एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो निकलूं। इसलिए ट्रेडर हमेशा वेट करता है कि वो उस पॉइंट पर वापस आ जाए जहां पर उसने खरीदा था। एक ट्रेडर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की वजह से ही लॉस उठाता है। इसी की बात के साथ चलते हैं अपने अगले ट्रेडर पर, जिनका नाम है जेम्स बी रॉजर्स।